मेरा नाम शोभा है। आज मैं बहुत खुश थी। सुबह से ही आज मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा था। मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऊपर वाले की कृपा से आज मुझसे कोई भी काम गलत नहीं हुआ था। मेरे पति को भी काम से घर आए हुए 1 घंटा बीत गया था और उन्होंने अभी तक मेरे किसी काम में कमी नहीं निकाली थी। मुझे लगता था आज मैं हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकी हूँ, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने अपने पति को खाना सर्व किया और मैं उनके पास बैठ गई, तो उन्होंने खाना खाते हुए कहा कि मिर्च बहुत तेज़ है। मेरे पति ने इतना कहते ही हंगामा करना शुरू कर दिया। मुझे गालियाँ देने लगे और जो दाल मैंने उनको परोसी थी, वही गर्मा-गर्म दाल की प्लेट उन्होंने फेंक कर मेरे मुँह पर दे मारी। सारी दाल मेरे चेहरे पर आ गई थी। मेरा पूरा चेहरा जल गया था और मेरी सास दरवाजे पर खड़ी खूब खुश हो रही थी। कहने लगी कि तेरे साथ तो यही होना चाहिए, मगर मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरे बच्चे मेरी कंडीशन देखकर डर गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने जैसे तैसे अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपना चेहरा साफ किया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो जाते जाते कह गया कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। वैसे तो तुम्हारे लिए सज़ा तलाक है, मगर इससे पहले मुझे वो करना है जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया होगा। मैं डर गई थी कि पता नहीं मेरा पति मेरे साथ ऐसा भी क्या करने वाला है। मैं कमरे में आई और बुरी तरह से रोने लगी। भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि वो मेरी जान बचा ले, क्योंकि मैं अपने पति की दी हुई सज़ा से बुरी तरह से डर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए थे, जब मेरे पति ने मुझे बालों से पकड़ा और मुझे वहां ले गया जहां तो कोई रात के 8 बज रहे थे और मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। इन तेजी से चलते हुए हाथों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि मेरे पति का घर पहुंचना था। मेरे पति समय के बहुत पाबंद थे। आंख खुलते ही उन्हें सुबह का नाश्ता चाहिए होता था। दोपहर को वो पूरे 1 बजे आ जाते थे और पूरे 1:15 पर उन्हें खाना चाहिए होता था। उन्हें खूब गर्म खाना पसंद था, इसलिए मैं उनके लिए ताज़ी खाना बनाया करती थी, जो ज़्यादातर गर्म रहता था। साथ में सलाद और दही भी दिया करती थी। मेरे पति को पसंद नहीं था कि उनके कामों में कोई दखलंदाजी करे। जब वो घर में होते थे, तब मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि मैं अपने बच्चों के काम कर सकूं, या मेरा कोई बच्चा रो रहा है और मैं अपने पति का काम छोड़कर पहले अपने बच्चे को देखूं। मेरा पति तो सिर्फ यही चाहता था कि मैं उसके घर में घुसते ही उसकी सेवा में लगी रहूं। अगर मैं ऐसा नहीं करती थी या मुझे किसी भी काम की 1 सेकंड की भी देरी हो जाती थी, तो वो मुझे बुरी तरह से मारता था, गालियां दिया करता था और बार बार यही कहता था कि तुझे कुछ नहीं आता, तू पत्नी बनने के लायक नहीं है। खामोशी से उनके जुल्म मैं बर्दाश्त करती थी। आज भी मैं अपने छोटे बेटे की दवाई लेने के लिए क्लिनिक गई हुई थी और वहां से थकी हुई जब घर वापस आई तो क्या देखती हूँ कि मेरी सास ने घर के काम को हाथ तक नहीं लगाया था। डॉक्टर के यहाँ काफ़ी भीड़ थी। बेटे को 2 दिन से बुखार आ रहा था। मेरा पति तो मुझे कहीं लेकर जाता ही नहीं था, न मेरी सास घर से बाहर निकलती थी। मुझे ही उसका बुखार देखकर उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा, मगर वहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मेरा नंबर देर से आया था और मुझे ये भी चिंता सता रही थी कि अगर पति घर आ गया तो मेरे साथ क्या होगा। बेटे की दवाई दिलाना भी बहुत ज़रूरी थी। वो बुरी तरह से बुखार में जल रहा था। उसके पिता को तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। मेरा पति 2 बच्चों का बाप तो ज़रूर कहलाया जाता था, मगर बच्चों की खुशी, बच्चों के गम और बच्चों के कामों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ अपनी माँ का कहना मानना, अपनी पत्नी पर हाथ उठाना और अपने सारे काम टाइम पर करवाना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं 2 घंटे पहले जिस तरह से घर छोड़कर गई थी, उसी तरह से घर बिखरा पड़ा हुआ था। घर का नज़ारा वैसा का वैसा ही था। मेरी सास चाहती तो घर का एक तो काम कर ही सकती थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उनके बेटे की आदत कितनी ख़राब है। उसे सारे काम समय पर चाहिए होते हैं, मगर मेरी सास को तो किसी बात की कोई परवाह ही नहीं थी। मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता था तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। मैंने अपने आंसू साफ किए, बेटे को दवाई पिलाई और जल्दी से घर के कामों में लग गई थी। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था और इस 1 घंटे में मुझे घर का हुलिया भी सुधारना था,
खाना भी बनाना था और अपने बेटे को भी देखना था, जबकि मेरी बेटी भूखी प्यासी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मेरी सास ने उसे भी कुछ खाने को नहीं दिया था। मुझे उसे देखकर बहुत ख्याल आया था। मैंने जल्दी से बेटी के आगे खाना रख दिया था ताकि वो खुद उठाकर खा सके। वो छोटी थी, उसे अपने हाथों से अभी खाना खाना नहीं आता था, मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसे खाना खिला सकती, क्योंकि पति के सारे कामों की लिस्ट मेरे दिमाग में चलने लगी थी और मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाए थे। खाना बनाने के दौरान मुझसे एक गलती हो गई थी और इसी गलती ने मुझ पर मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को दुश्वार कर दिया था और मुझे अच्छी तरह से बता दिया था कि मेरे बुरे समय में कौन मेरे साथ है। मैं बुरी तरह से थक चुकी थी। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, कोई मेरी तकलीफ समझने वाला नहीं था, कोई मेरी मेहनत देखने वाला नहीं था। 1 घंटे में जल्दी जल्दी सारे काम किए थे। घर साफ किया था, बच्चों को भी साफ सुथरा किया था, बेटे को दवाई दी थी, खाना भी बनाया था, सास के लिए चाय बनाई थी और खाने के लिए बर्तन भी निकाल कर रख दिए थे। इस दौरान अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया था। कितने बजे से मैं काम कर रही थी, थक जाती थी। मैं अभी सुकून का सांस लेने के लिए सोफे पर बैठी ही थी कि बाहर दरवाजे की घंटी बजी। मैं उछल पड़ी क्योंकि मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर मेरे पति ही आए होंगे। वो बहुत ही कड़क व्यवहार के इंसान थे, जिनके आते ही घर में हंगामा खड़ा हो जाता था और इमरजेंसी लागू हो जाती थी। जल्दी जल्दी मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, उनके हाथ से बैग लिया और उनको ठंडे पानी का ग्लास ट्रे में करके दिया। मेरे पति को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि मैं उनको पानी का गिलास अपने हाथ से दूं। अगर मैं उन्हें बिना ट्रे के गिलास दिया करती थी तो वो मुझे बहुत डांटते थे, इसलिए उनके एक एक काम में मुझे सावधानी बरतनी पड़ती थी। उन्होंने पानी पीने के बाद फौरन से कहा कि खाना लगाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। इतने में मैं झुककर उनके पैरों से जूते और मोजे उतार रही थी। उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मैंने फौरन से तौलिया उठाया और उनके चेहरे से पसीना साफ करने लगी। फिर कमरे में आई और अलमारी से उनके कपड़े निकाले। मेरे पति बाथरूम में नहाने के लिए चले गए थे और मैं किचन में खाना गर्म करने के लिए गैस पर रख आई थी और बाकी टाइम में जल्दी जल्दी टेबल पर खाना सेट करने लगी। मुझे सुकून था कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुकून मेरी बर्बादी की जिम्मेदारी बनने वाला है और मैं एक ऐसी मुसीबत का शिकार होने वाली हूँ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। मेरे पति बाथरूम से नहाकर निकले तो जल्दी से मैंने उनको उनके कपड़े दिए। उन्होंने कपड़े पहने तैयार हुए और फिर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। मैं किचन में भागी, खाना डिश में निकाला और उनके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई थी, क्योंकि उनको खाना खाते समय मेरी मौजूदगी भी ज़रूरी होती थी। अगर मैं उनके आसपास नहीं होती तो वो बार बार चिल्लाते रहते थे और खूब गुस्सा करने लग जाते थे। उनके घर में होते टाइम पर मुझे बच्चों को भी कमरे में भेजना पड़ता था या फिर सुलाना पड़ता था, क्योंकि उनको बच्चों का रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपने पति को खाना खाते हुए देख ही रही थी। उनको मैं दाल पहले ही प्लेट में निकाल कर दे चुकी थी। अभी उन्होंने पहला निवाला लिया ही था। उसके बाद उन्होंने जो हरकत की वो मुझे जिंदगी भर याद रह जाने वाली थी। उन्होंने उसी समय खौलती हुई दाल की प्लेट मेरे मुंह पर दे मारी थी, जो मैं चूल्हे से गरम गरम डिश में निकाल कर लाई थी और उसके बाद उनकी प्लेट में उन्हें परोसी थी। उन्होंने वही गरम उबलती हुई दाल की प्लेट मेरे चेहरे पर फेंक दी थी। प्लेट दूर जा गिरी थी और सारी दाल मेरे चेहरे और कपड़ों पर आ गई थी, यहाँ तक कि हाथों पर भी आ गई थी। ये सब होने से मेरे होश उड़ गए थे और मैं एकदम से अपनी आंखें बंद करके तेज आवाज में चीखी थी, यहाँ तक कि मेरी चीखों की आवाज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। मेरे बच्चे डरकर रोने लगे थे और मेरी सास ने अपने कमरे से निकलकर ये तमाशा देखा था। लेकिन मजाल थी कि उन्होंने मुझे कोई सहारा दिया होता, उन्होंने मेरी मदद की होती या फिर तसल्ली के 2 बोल ही बोल दिए होते। वो तो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत गई हूँ। उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, वो ये तमाशा बड़े शौक से देख रही थी। मेरे पति ने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ लिए। मैं चिल्लाई। चेहरे और हाथों पर बुरी तरह से जलन महसूस हो रही थी। मेरे पति ने मेरा सर पकड़ा और डिश में रखी हुई बची हुई दाल में मेरा मुंह डुबोने लगे। मेरी चीखें तेज हो गई थी। मैंने रोते हुए कहा, क्या हुआ? क्या कर दिया है मैंने? मैंने जैसे ही ये सवाल पूछा तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था।
मेरा चेहरा वैसे ही खाने की जलन से बिल्कुल लाल हो चुका था और मेरा पूरा वजूद जल रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे 2 थप्पड़ और मारकर कहा और मेरे दर्द में 2 गुना और तकलीफ बढ़ाते हुए कहने लगे कि तुम जैसी बेकार और जाहिल औरत से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब गलती सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें पता है कि दाल में मिर्च इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे कुछ भी हो सकता था। तुमसे कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी नमक कम हो जाता है, कभी मिर्च तेज़ हो जाती है, तो कभी तेल ज़्यादा हो जाता है। समझ नहीं आता कि तुमसे खाना कब बनाना आएगा। आखिर क्या सीखा है तुमने अपने घर पर? देखो, ये मेरी मेहनत की कमाई है, फिजूल की कमाई नहीं है, जो तुम इसमें सारे पैसे बर्बाद कर रही हो और ढंग का खाना बनाकर भी नहीं देती हो। वो मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर जमीन पर धक्का दे दिया था और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज तो मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा। तुम्हारे जैसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन तलाक देने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा सलूक करूंगा जिसे देखकर मेरे सीने में ठंडक पड़ जाएगी और इसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाओगी। ये सुनकर मैं तड़प उठी थी और वहीं बिलक बिलक कर रोने लगी थी। वो दिन मुझे आज भी याद आने लगा जब मैं शादी करके इस घर में आई थी और तभी से ही मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। इससे पहले ही मेरी जिंदगी फूलों की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, मेरी जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। जब से मैंने आँख खोली तो आजमाइशों में खुद को घिरा हुआ देखा था। मैं बिलक बिलक कर रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। कहती थी कि भगवान, कि कब ये मेरी जिंदगी की कठिन परीक्षाएं खत्म होंगी या नहीं। आखिर कब तक मुझे तकलीफ सहनी पड़ेगी, या फिर मेरी जिंदगी कठिन परीक्षाओं का ही दूसरा नाम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में मुझे कभी एक मुस्कुराहट भी नसीब नहीं होगी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई है। ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता रहता था। मेरी जिंदगी की कहानी एक अच्छे खासे परिवार में जन्म लेने के समय शुरू हुई थी और अब खत्म कब होनी थी ये तो मुझे खुद को भी पता नहीं था। मैंने जब अपनी आंख खोली थी तो खुद एक ऐसे परिवार में खुद को पाया था जहां जिंदगी की हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन शायद घर वालों को मुझे अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, या फिर शायद मैं उन पर एक और बोझ बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आ गई थी। वो लोग मुझे बोझ के सिवा कुछ भी नहीं समझते थे। मेरे जन्म के समय ना तो कोई खुशी मनाई गई थी, न मिठाइयाँ बांटी गई थी। हालांकि मैं तीसरी संतान थी और तीसरी संतान का होना कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी की बात नहीं होती। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुआ था कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हो गई थी जहाँ मेरी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मम्मी और पापा का संबंध अच्छे खासे परिवारों से था, लेकिन उनकी सोच वही पुरानी और दकियानूसी थी। मेरी दादी को बेटा चाहिए था और मेरी माँ ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। ये बात मेरी दादी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे तो जैसे इस घर में एक फालतू सामान समझकर दूसरे को दे दिया गया था, ताकि दूसरे लोग भी मुझसे फ़ायदा उठा सके, और यहीं से मेरी ज़िंदगी की काया पलटनी शुरू हो गई थी। मेरे पापा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनका कोई और भाई बहन नहीं था, इसलिए मेरी दादी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि उनके बेटे के यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा हों, ताकि उनका परिवार बढ़ सके और नस्ल आगे बढ़े। ऐसा नहीं था कि मेरी दादी को बेटियां नहीं चाहिए थी, उन्हें बेटियां भी चाहिए थी, लेकिन बेटियों के साथ बेटा भी चाहिए था। मेरे पापा भी औलाद में बेटा चाहते थे, क्योंकि पहले से ही 2 बेटियां मौजूद थीं। लेकिन जब मम्मी तीसरी बार गर्भवती हुई और फिर मेरा जन्म हुआ, तो मुझे देखते ही जैसे सबके सपने मिट्टी में मिल गए थे। मम्मी और पापा की ये पसंद की शादी थी। शुरू शुरू में मेरी दादी मम्मी से नाराज़ रहती थी, क्योंकि वो पापा की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवाना चाहती थी, पर पापा ने तो मेरी माँ को पसंद कर लिया था। मम्मी भी पापा की ही ऑफिस में काम करती थी। यहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी और यहीं से ही उनकी मोहब्बत की शुरुआत भी हुई थी। मम्मी और पापा के परिवारों में बहुत फ़र्क था। पापा एक हाई क्लास फैमिली से संबंध रखते थे। वो जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ की मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करते थे, जबकि मेरी मम्मी मिडिल क्लास फैमिली से थी और पापा की कंपनी में मामूली सी एम्प्लॉय थी। मेरी मम्मी अपने सभी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उनके ऊपर अपने बहन भाई की जिम्मेदारी, उनका खर्चा उठाना एक कर्तव्य था। इसी वजह से कुछ हद तक
मम्मी ने पापा को अपने जाल में फंसा लिया था। ये कहना ठीक तो नहीं है, लेकिन यही सच था, क्योंकि मम्मी एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी अमीर इंसान से शादी कर ले। पापा अपनी कंपनी के सीनियर मैनेजर के पद पर थे। ये बात मम्मी को बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को अपनी मोहब्बत के जाल में उलझा लिया था। उनके बीच मोहब्बत बढ़ी और इस तरह दोनों ने शादी कर ली थी, जबकि दोनों के ही परिवारों में से कोई भी इस शादी के लिए राजी नहीं था और उन्होंने अपनी मनमानी की और कोर्ट मैरिज कर ली। फिर पापा मम्मी को अपने घर ले आए थे, जहां दादी ने थोड़ी सी डांट लगाने के बाद मम्मी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया था, क्योंकि मम्मी सुंदर थी और बिल्कुल वैसी बहू की तरह शक्ल सूरत रखती थी जैसी मेरी दादी को चाहिए थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, जिसमें कई कमरे थे, नौकर चाकर काम करते थे, यहाँ तक कि दुनिया की हर सुविधा मौजूद थी। लेकिन शायद मेरे लिए ये सुविधाएं बनी ही नहीं थी। ये घर मेरे लिए अजनबी ही था और यहाँ के लोग मुझे कभी अपने लगे ही नहीं थे। अपने माता पिता के होते हुए भी वो घर मेरा नहीं था। मुझसे पहले मेरी मम्मी ने 2 और बेटियों को जन्म दिया था, जिस पर दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अब की बार जो बच्चा होगा वो लड़का ही होना चाहिए। मम्मी इस बात से बहुत डर गई थी और उन्होंने पापा को आगे बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर कुदरत ने अपना रंग दिखा दिया था और मम्मी एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। अब की बार उन्हें भी यही लगता था कि 2 बेटियां हो गई हैं, अब शायद ऊपर वाला उन्हें बेटा दे देगा। लेकिन जब 9 महीने बाद मैंने जन्म लिया तो घर के सारे मेंबर्स के मुंह लटक गए थे। मम्मी को ये डर था कि दादी पूरे घर में हंगामा शुरू कर देंगी और मैं तो एक मासूम नन्ही सी बच्ची थी, जिसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके परिवार में क्या क्या हो रहा है और उसके परिवार वाले आखिर क्या चाहते हैं। फिलहाल मेरे जन्म के तीसरे दिन ही तय कर लिया गया और मुझे किसी ऐसे निसंतान दंपति को दे दिया गया जो अपना खर्च भी खींच खींच कर निकालते थे। काश उस समय मैं छोटी न होती और मुझे होशो हवास होते, तो मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख लेती। लेकिन अफसोस था कि मैं ऐसा ना कर सकी थी और मैं एक ऊंचे परिवार से एक ऐसे परिवार में आ गई थी जहां औलाद की कमी के साथ साथ गरीबी के डेरे भी थे। मम्मी ने एक बार भी मुझे अमीर घर में देने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि उन लोगों को दिया था जो खुद गरीबी भरी जिंदगी गुजार रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी के भाई थे। मतलब कि मैं अपने मामा और मामी को गोद दे दी गई थी। मम्मी अपने इस फैसले से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि दादी ने उन्हें कहा था कि अगर तुम अपनी ये बेटी अपने भाई को दे रही हो तो फिर चौथा बच्चा जो होगा वो बेटा ही चाहिए। दादी ने ये भी साफ साफ कह दिया था कि अब हमें ज़्यादा बेटियां नहीं चाहिए, बस 1 या 2 काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बेटे तो अपना बोझ खुद उठा लेते हैं, मगर बेटियों का बोझ माता पिता पर ही पड़ता है। इसलिए मम्मी को भी यही ठीक लगा था और उन्होंने मुझे खुशी खुशी अपने भाई भाभी के हवाले कर दिया था। और उस दिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मामा जी और मामी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा था। लेकिन ये सिर्फ कुछ महीनों की ही बात थी। जब मैं बड़ी हुई और फिर मामा जी की नौकरी चली गई, तो थोड़ा बहुत घर का खर्चा तो चलता था, वो भी अब नहीं चलने के बराबर हो गया था। तो मामा जी और मामी जी ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया था। मैं तो मासूम बच्ची थी, इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। पहले मुझे उनका प्यार मिलता था, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी नफरत ही मिल रही थी। मैं कहीं की भी नहीं रही थी। मेरे माता पिता ने तो मुझे इन लोगों के पास सौंपकर दोबारा कभी पलटकर भी देखा ही नहीं था। उस दिन मेरे अंदर अपने आप को दूसरों से कम समझने वाली फीलिंग पैदा होनी शुरू हो गई थी। और जब मैं 4 साल की उम्र को पहुंच गई, तो मामी ने मुझे एक दिन इतना ज़्यादा मारपीट कर घर से निकाल दिया और कहने लगी कि जा, दफ़ा हो जा, यहाँ से चली जाओ अपनी माँ के पास। दूसरी तरफ मम्मी जब चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, तो ऊपर वाले ने उन्हें बेटा दे दिया था और इस तरह वो मुझे पूरी तरह से भुला बैठी थी और अपने बेटे की खुशियों में मगन हो गई थी। उधर मामा और मामी ने मेरी जिंदगी को दुश्वार कर दिया था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे ही मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं दुनिया में आई ही क्यों हूँ। काश मैं पैदा ना हुई होती तो ये सब मेरे साथ ना होता। ये ख्याल बार बार मेरे दिमाग में पैदा होता गया था। मामा और मामी ने जब मुझे गोद लिया था, तो उसके 3 साल के बाद ही उनका भी बेटा हुआ था और तब से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। जिनके पास सालों से औलाद नहीं थी,
मेरे शुभ कदम उनके घर में पड़ने से उनके यहाँ बेटा पैदा हो गया था, मगर वो इस बात को नहीं मानते थे। वो तो मुझे मनहूस ही कहते थे और बेटे के आ जाने के बाद उन्होंने भी मेरी कदर करनी खत्म कर दी थी। उन्हें नहीं पता होता था कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जैसे अब उनका सरदर्द बन गई थी और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई थी। जब 8 साल की उम्र तक पहुंची तो तब तक मैंने यही शब्द सुने थे कि ये लड़की मनहूस है। जब से अपने माता पिता के घर पैदा हुई तो अपनी माँ के लिए इसने मुसीबतें खड़ी की और अब जब हमारे घर आई है तो हमारे लिए भी मुसीबत के पहाड़ लेकर आई है, जो हमारे घर पर आकर उसने तोड़े हैं। उनकी ये बातचीत मेरे दिल को चीर कर रख देती थी। अब उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ था और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे शिक्षा दिलवाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन जब मामा जी से झगड़कर मैंने ये कहा कि आपने ही तो मुझे मेरी माँ से अलग किया है, आप पर ही मेरी शिक्षा की जिम्मेदारी बनती है। मामा जी, भगवान के लिए मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। तो उन्होंने मेरा किसी सरकारी स्कूल में जैसे तैसे करके एडमिशन करवा दिया था। मेरी यूनिफॉर्म, बुक्स, इन सारी चीज़ों से अब उन्हें कोई लगाव नहीं था। मैं अब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मम्मी पापा को हर तरह से और हर हद तक ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो उनकी दी हुई बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं, उसको उनकी पलकों पर बिठाकर रखते हैं। लेकिन हर दावा झूठा साबित हो गया था और उन्होंने मुझे बेटी तो क्या, नौकरानी ही बनाकर रख दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं घर के कामों में लगी हुई होती थी। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 साल की थी और इन 10 सालों में मुझे अपनी ज़िंदगी से ही नफरत हो गई थी। मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया था, खेलने कूदने की उम्र छीन ली गई थी। मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं था, कोई मेरे सर पर हाथ रखने वाला नहीं था। बस हर तरफ से मुझे ताने मिलते थे। मम्मी और पापा ने तो कभी मुझे पलटकर पूछा ही नहीं था। एक दो बार मामी ने उनसे मुलाकात करने मुझे भेज दिया था, तो उन्होंने मुझसे इस कदर अजनबियों वाला व्यवहार किया था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे और मेरा बचपन का मासूम दिल टूट कर रह गया था और मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरा भगवान ही मेरा अपना है, इसके अलावा मैं किसी और के लिए कोई अहमियत नहीं रखती हूँ। मेरी जिंदगी एकदम से जैसे बदल कर रह गई थी। मैं अब दिन रात ऊपर वाले से ही बातें करती हूँ और उसी को अपना दोस्त बना लिया है। वक्त बढ़ता जा रहा था। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था, तो मामा और मामा जी ने जल्द से जल्द मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। क्योंकि अब मैं जवान हो गई थी और सुंदर भी थी, वो मेरे लिए रिश्ते भी ऐसे चुनते थे। कभी किसी की उम्र 50 साल होती तो कभी किसी ऐसे का रिश्ता ढूंढ रहे होते थे जो बूढ़ा होता था, तो कभी किसी ऐसे के रिश्ते के लिए हाँ कर देते थे जिसे पत्नी नहीं, सिर्फ बच्चे संभालने वाली नौकरानी की ज़रूरत होती थी। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी और रोते हुए ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझ पर रहम करो और मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दो कि वहाँ मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत कठिनाइयों से गुजरती आई हूँ। अब मुझे सुकून चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे अभी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आनी बाकी हैं और मुझे इसके लिए मजबूत होना था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। तभी हमारे पड़ोस में एक नई औरत सुमित्रा आंटी आकर रहने लगी थी। अक्सर वो मुझे छत पर दिन रात कपड़े सुखाते हुए देखती, तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं है? मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम्हें डांट पड़ रही होती है और कभी कभी तो मार भी पड़ती हुई देखती हूँ। क्या बात है? क्या तुम उनकी सगी औलाद नहीं हो? ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि जब अपने ही मुंह फेर लें तो फिर परायों से क्या शिकायत करनी। मेरी उम्र 16 साल की थी। मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, जबरदस्ती मेरे माता पिता से ले लिया था और मेरे सगे माता पिता ने भी उन्हें मुझे शौक से दे दिया था। बस यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई है और मैं अब तक जलील और रुस्वा होती चली आ रही हूँ। सुमित्रा आंटी को मुझ पर बहुत ज्यादा तरस आया था और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया था। वो कहने लगी कि बेटी, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे कह दिया करो। मुझे तुम्हें देखकर बहुत तरस आता है। मेरी भी कोई बेटी नहीं है। मुझे बहुत ही शौक था कि मेरी कोई बेटी हो जिससे मैं बातें किया करूं
और उससे अपने दिल का हाल कहा करूं। समझो आज से तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उनसे दोस्ती कर ली थी। ये दोस्ती मेरी मामी से छुपी हुई थी, वरना किसी को ये बात पसंद नहीं आती कि मैं सुमित्रा आंटी से बातें करती हूँ। मामी तो मुझे घर में छुपाकर रख लेती। अब मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो मैं बेझिझक सुमित्रा आंटी से अपनी परेशानी शेयर करने लगी थी। वो हर बार मुझे संभालती थी। मामी ने एक बार फिर से मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे और उन्होंने सुमित्रा आंटी के बेटे का रिश्ता भी ठुकरा दिया था। जबकि सुमित्रा आंटी मेरी मदद करना चाहती थी। मैं उन्हें बहुत पसंद थी, इसलिए वो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। सिर्फ उनका एक ही बेटा था जो कि मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़ा था। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं थी, मेरी उम्र 16 साल ही हुई थी और ये बात सुमित्रा आंटी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा पता नहीं ये लोग मेरी शादी कहाँ करवा देंगे, इसलिए वो खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर मामा जी के घर आई थी। मगर मामी और मामा दोनों ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। ये बात मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी, क्योंकि सुमित्रा आंटी सच में एक बहुत अच्छी और शरीफ इंसान थी। उन्होंने एक दो बार मामी जी को भगवान से डराने की कोशिश भी की थी कि तुम कैसे इंसान हो, तुमने इस बच्ची की जिम्मेदारी ली और अब तुम इसकी जिम्मेदारी से दूर हो रही हो। तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जब जिम्मेदारी ली है तो उसे अच्छे से निभाओ, वरना तुम पापी कहलाई जाओगी। मामी को उस समय एहसास तो हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जैसे एक बार फिर से मेरे साथ जुल्म करने शुरू कर दिए थे और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। सुमित्रा आंटी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बार बार मामी से कहा था कि तुम ऐसा मत करो, मैं इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। मगर मामी को मुझसे बहुत जलन हुई थी, या फिर क्या बात थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सुमित्रा आंटी की बात का जरा भी मान नहीं रखा था और मेरी शादी मुझसे पूरे 10 साल बड़े आदमी के साथ करवा दी थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना दिन था और मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में अब सुकून नहीं, बल्कि मेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। डरावना इस वजह से कि मेरे ससुराल में और मेरे मायके में कोई फर्क नहीं रहा था। मामा और मामी ने तो जैसे मुझे एक बोझ की तरह उतार फेंका था। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मैं शब्दों में आप लोगों को नहीं बता सकती। मेरे ससुराल वाले शुरू में तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी सास मेरे साथ अच्छे से बात करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी, मगर पति का व्यवहार कड़क ही था। वो उसूलों के बहुत पाबंद थे और अपना काम टाइम पर करवाना पसंद करते थे। लेकिन जैसा व्यवहार उनका बाद में हो गया, ऐसा व्यवहार उनका पहले नहीं था। वो लोग पहले बिल्कुल मेरे मामा और मामी की तरह थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ करना शुरू किया, उसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। मेरे असली माता पिता को मुझसे किसी बात का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मेरी कोई खैर खबर लेने में दिलचस्पी नहीं रखी थी। न उन्होंने कभी ये पता करने की कोशिश की थी कि मैं किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बल्कि वो तो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को, मतलब बहनों को, अच्छी जगह पर शादी करवा दी थी। उन्हें बहुत सारा दहेज दिया था और यहाँ मुझे दहेज ना लाने की सज़ा मिलती थी। मुझे अपने ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। मेरे पति बहुत कड़क व्यवहार के इंसान थे। उन्होंने कभी मुझे प्यार मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा था और ना ही कभी मेरी इज्जत की थी। उल्टा हर वक्त वो मुझे छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते थे, कभी किसी गलती पर तो कभी किसी गलती पर। सोने पर सुहागा मेरी संतान भी नहीं हो रही थी। शादी को 1 साल हो गया था और ये साल मैंने तानों और बेइज्जती में गुजार दिया था। कहा जाता था कि तुम्हें औलाद क्यों नहीं हो रही, तुम्हें घर के काम नहीं आते थे, तुम्हें ढंग भी नहीं है, मैं एक फूहड़ बहू हूँ। ये सब कुछ मेरी सास से मुझे सुनना पड़ता था। और पति इकलौते लाडले थे, अपनी माँ की हर एक बात को सुनते थे। उन्होंने कभी भी मुझसे वजह पूछने की कोशिश महसूस ही नहीं की थी। जब कभी उनकी माँ उन्हें पट्टियाँ पढ़ाती तो वो उल्टा मुझ पर ही आकर बरस पड़ते थे और मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं करते थे। शादी के 6 महीने ऐसे ही गुजर गए थे। शुरू के 15 दिन बस खुशी में गुजरे और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ सुलूक किया गया, उस हर दिन मेरी आंखों से आंसू बहते थे। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन जो सिर्फ मेरा नाम का मायका था, मामा और मामा जी का घर, मैं उनके घर जाकर बैठ गई थी कि दोबारा कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। तो मामा जी और मामी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि यहाँ थोड़ी बहुत देर के लिए आना है तो ज़रूर आओ, मगर हमेशा के लिए तुम्हें हम नहीं रख सकते।
तुम्हें गोद लेना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी थी और उसकी पत्नी आ चुकी थी। अब तो मेरा वहाँ जाना बिल्कुल भी बंद हो गया था और मैं बेबस और मजबूर हो गई थी। मैंने उस दौरान कई बार अपने असली माता-पिता से बातचीत करने की कोशिश की थी। एक बार मम्मी से फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जैसे मेरी परेशानी पर ध्यान ही नहीं दिया था। उल्टा मुझे ही नसीहत देने लगीं कि बेटा, शुरू-शुरू में सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम भी बर्दाश्त करो। जबकि मैं उन्हें क्या बताती कि मैं क्या-क्या बर्दाश्त कर रही हूँ और कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा नाम का मायका भी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं दे सका और अब ससुराल में तो जैसे हर हद पार कर दी थी। खाने में अगर थोड़ी भी कमी हो जाती थी तो मेरे पति वही चीज़ उठा-उठा कर फेंकना शुरू कर देते थे और सास दूर खड़ी होकर तमाशा देखती थी। अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं रोकती थी, न ये कहती थी कि ये भी किसी की बेटी है, अगर आज तुम इसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो कोई तुम्हारी औलाद के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। लेकिन न मेरी सास को किसी का डर था और न ही मेरे पति को। ये पता था कि औरत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें तो बस अपना काम और अपनी इज्जत प्यारी थी और उन्होंने मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया था। एक दिन ऐसा हादसा हुआ, उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बच्चों को जन्म देने में मुझे शादी के बाद 4 साल का समय लग गया था। पहले मेरी बेटी पैदा हुई थी और उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। तब जाकर मेरी सास थोड़ा थम चुकी थी। उनके ताने तो खत्म हो गए थे, लेकिन पीठ पीछे वार करना उन्होंने नहीं छोड़ा था। और फिर वो हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। मेरे पति तो मेरे बराबर में बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और मैं सारी रात की जागी हुई थी। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो मेरे पति ने बहुत सी बातें सुना दी थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही थी। सर में बेहद दर्द हो रहा था। सारी रात जो नींद नहीं आई थी। मेरी सास ने भी हंगामा मचाना शुरू कर दिया था कि कैसी इंसान है, इसे किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है कि पति भूखा ही काम पर चला गया है। इसे इसी बात का इंतज़ार रहता है कि इसे कोई काम ना करना पड़े। मैं सारे काम करके भी सबकी बातें सुनकर भी चुपचाप अपनी सास की बातें सुनती रही। मेरे अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। आखिरकार मैंने काफ़ी लंबा समय दरिंदों के बीच जो गुजार दिया था। मेरे पति के जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया था और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आ गई थी। वहाँ डॉक्टर के पास लंबी लाइन देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि आज मेरे पति ने कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएंगे और अब मेरी सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट थमा दी थी। मेडिकल पर भी पहले से ही बहुत भीड़ थी। वहां जाकर लाइन में खड़े होकर अपने बुखार में तड़पते हुए बेटे को अपनी गोद में छुपाकर मैंने 1 घंटा इंतजार किया। तब कहीं जाकर मुझे दवाई मिली थी और मैं फौरन से रिक्शा में बैठकर अपने घर आ गई थी, जहां मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया था। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी था। 1 घंटे के बाद मेरे पति को आ जाना था और मैंने रोबोट की तरह काम किया था, क्योंकि सास ने तो रोज की तरह मेरी कोई मदद नहीं की थी और बिस्तर पर बैठी हुई मेरा इंतजार करती रहीं। बल्कि उन्होंने तो अपने लिए चाय तक बनाकर नहीं पी, उसके लिए भी उन्हें मेरा ही इंतजार था। खाना भी नहीं बना था, मेरी बेटी भी भूखी थी। ये सब देखकर मैं रो पड़ी थी, लेकिन अगर रोने में वक्त बर्बाद करती तो मेरे पति दोबारा से बातें सुनाते कि तुम जैसी हजारों लड़कियां अपना घर बसाए हुए हैं और तुम हो कि बस तुम्हें रोने के सिवा और कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं और कर भी कह सकती थी। मेरे पास माता पिता के नाम पर कोई खास और ठोस रिश्ता नहीं था और ना ही पति में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सके। बल्कि मेरा पति भी मेरा नहीं था। मुझे अपनी किस्मत पर रोज का रोना आया करता था, लेकिन फिर रोने में वक्त बर्बाद करने के बजाय मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खाना तैयार कर लिया था। मेरे पति आए तो उन्हें खाना दिया और यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई थी। आज मैं पहली बार खाना चखना भूल गई थी। गलती से उसमें 1 चम्मच मिर्च ज़्यादा पड़ गई थी और जैसे ही मेरे पति ने खाने का पहला निवाला लिया, उन्हें मिर्च तेज लगी और उन्होंने कुछ भी ना सोचा और वो उबलती हुई दाल जो मैंने उन्हें अभी लाकर दी थी, उसे उन्होंने मेरे मुंह पर दे मारा। मैं हैरान रह गई थी। जलन से मेरा पूरा वजूद जलने लगा था। खाना इतना गर्म था कि मेरे चेहरे पर लाल धब्बे साफ नजर आ रहे थे और मैं फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मेरे बच्चे मुझे देखकर रोने लगे थे और मुझसे लिपट गए थे, लेकिन मेरे पति को फिर भी मुझ पर कोई रहम ना आया। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे दूर धक्का दे दिया। मैंने अपने चेहरे को साफ किया
तो आंखें धुंधलाने लगी थी। आंखों में भी जलन महसूस हो रही थी। मैं ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मेरी सास दूर खड़ी होकर तमाशा देखकर हंस रही थी और कहने लगी कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे लगा कि अब मैं जमीन में धंस जाऊंगी, लेकिन दोबारा मुड़कर इन लोगों के बीच जिंदगी भी गुजारूंगी। तभी मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे जोर से धक्का दिया था और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं कांप उठी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तू सिर्फ तलाक के लायक नहीं है, बल्कि तुझे तो मैं एक ऐसा काम करके छोड़ूंगा जो आज तक किसी ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया होगा। ये सुनकर मैंने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा कि तलाक से पहले भी कोई जुल्म बाकी रह गया है जो मेरा पति मुझ पर ढाना चाहता है। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि ये सोचना तो आसान था कि उससे तलाक लेकर मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे पति ने किया, मुझे उसको छोड़ने का फैसला बहुत आसान लगा था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था और दौड़कर अपने कमरे में बंद हो गई थी। रात के न जाने कौन से समय मेरे पति ने मुझे उठाया और कपड़े पहनने के लिए दिए। कहने लगे, ये पहनकर तैयार हो जाओ। वो दुल्हन के कपड़े थे और कहने लगे कि जो कुछ आज तूने किया है, ये जानते हुए भी कि मुझे खाना कितना परफेक्ट चाहिए होता है, तूने इस बात का ख्याल नहीं रखा। तू आखिर पत्नी किस बात की है? मैं तुझे डिवोर्स तो दे ही रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे तैयार होना होगा। उसकी जोर जबरदस्ती से मेरे कपड़े बदल गए थे और मैं तैयार होकर बाहर आई तो उसने मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने के लिए कहा था। मैं रोती जा रही थी और उसके हाथ में पकड़ी बंदूक को देखकर डर भी लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और यहीं से मेरे पति ने दरिंदगी की शुरुआत कर दी थी। जब मैं तैयार हो गई और मेरी आंखों में आंसू थे, तो उसने मुझे आंखें साफ करने के लिए कहा और हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में भेज दिया था, जहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहां उसके दोस्त बैठे हुए थे। लगभग कोई 6 या 7 दोस्त थे जो मुझे दरिंदों की तरह देखने लगे थे। मतलब मेरे पति ने मुझे अपने दोस्तों के हवाले बेच दिया था और मेरे पति ने मुझे डिवोर्स भी दे दी थी। अपने दोस्तों को इशारा किया और कहा कि इस औरत को नोच नोच कर इसे वहां पहुंचा दो जहां से इसकी वापसी मुमकिन ही ना हो सके। मैं इसके बच्चे भी इससे छीन लूंगा। ये औरत सजा के लायक है जो अपने पति का ख्याल न रख सकी। ये सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैंने उसी समय ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर अपने पति के सर पर दे मारा था। उसके दोस्तों को उंगली उठाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा था कि खबरदार, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने भाई को बुला लूंगी जो खुफिया एजेंसी में नौकरी करता है, और इसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पति की हालत देखकर उनके होश उड़ गए थे। मेरे पति के सर से लगातार खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। ये लोग सदमे में आ गए थे और फौरन वहां से भाग गए। तभी मैंने पुलिस को कॉल मिलाई थी और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भाग गई थी। रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी दिखी तो मैं रोते हुए उनसे मदद मांगकर वहीं सड़क पर बैठ गई थी। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मैं दौड़कर पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई और अपने हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ इतना कहा कि मेरे जालिम पति ने सिर्फ मुझे डिवोर्स ही नहीं दी, बल्कि मुझे अपने दोस्तों के हाथ बेच दिया था और वो मेरे बच्चे भी रखने की धमकी दे रहा है। मैंने हिम्मत की और कमरे में रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर अपने पति के सर पर दे मारा। ये सब कुछ मैंने अपने बचाव में किया। मुझे अपने बच्चों की जान की फिक्र है। वो मुझसे बदला जरूर लेगा और मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। साथ ही मैंने वहां मौजूद लेडीज पुलिस कांस्टेबल को अपने शरीर पर मौजूद निशान दिखाए तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने मेरे कपड़े बदलवाए और फिर मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर सीने से लगाए पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताने लगी कि मेरे पति ने मेरे साथ आज तक क्या क्या किया था और आज तो उसने हद ही पार कर दी थी। मुझे गलत औरत समझकर उसने मुझे बेचने की ठान ली थी, लेकिन इस पर मेरी इज्जत ने जोश मारा और मैंने अपनी ताकत से उसे जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है और अस्पताल पहुंच गया है। उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी भी हमारे सामने दी है, लेकिन अब तुम्हारे बयान की रोशनी में हमने उसे गिरफ्तार करके उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया है। उन्होंने मेरे शरीर पर मौजूद अत्याचार के निशान की भी एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी और इस तरह मेरे पति को जेल हो गई थी। पत्नी के साथ अत्याचार के केस में, कत्ल के केस में
और दिमागी टॉर्चर करने और मारपीट के केस में पुलिस ने उसे अंदर कर दिया था और उन्होंने मुझे कस्टडी भी दी थी। मैं रो पड़ी थी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं था। हार कर मामा मामी के घर पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि वो लोग और भी ज्यादा गरीब हो चुके हैं। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहने लगोगी तो हमारा बेटा हमें भी घर से निकाल देगा। और वहां से मुंह लटकाकर मैं वापस लौट रही थी कि मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी कि वो कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा आंटी थी। मैं उनसे जाकर बुरी तरह से लिपट गई थी और ऐसा रोई थी कि जैसे मेरे अंदर बहुत सारा गुब्बार भरा हुआ हो और वो फटकर बाहर निकल आया था। सुमित्रा आंटी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी और उन्होंने हर तरह से मेरी कोशिश की थी कि मुझे उनके घर में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो मुझे अपने घर ले गई थी। उनका बेटा अब वकील बन चुका था और अब दूसरे शहर में रहता था और अपने दोस्त के साथ कोई कारोबार भी कर रहा था। सुमित्रा आंटी ने जैसे ही उसे फ़ोन पर बताया कि शोभा 2 बच्चों के साथ यहाँ आई है, उसके पति ने उसे तलाक दे दी है, तो उसने ना जाने ऐसा क्या कहा कि सुमित्रा आंटी हैरान रह गई थी। मैंने सुमित्रा आंटी से सिर्फ 2-3 दिन का समय मांग लिया था और कहा था कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं जल्द ही अपना कोई ठिकाना तलाश करके यहाँ से लौट जाऊंगी। मैंने अपने बच्चों को सुमित्रा आंटी के हवाले करके बहुत सारे काम तलाश करने की कोशिश की थी। तब मुझे एक औरत ने बताया कि अगर तुम्हें सिलाई आती है तो सिलाई करना शुरू कर दो और अगर बच्चों को पढ़ा सकती हो तो शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करो। इस तरह तुम्हारा खर्चा धीरे धीरे निकल आएगा। मैंने उनकी बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले मैंने अपने पास मौजूद जेवर बेचकर एक घर किराए पर ले लिया था और मैं सुमित्रा आंटी के घर से अपने बच्चों को लेकर चली आई थी। हालांकि सुमित्रा आंटी ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मैं उनका बस इतना ही एहसान ले सकती थी। इससे ज़्यादा एहसान लेती तो शायद खुद से नज़र नहीं मिला पाती। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मेरे पति और सास को बिल्कुल भी पढ़ाई करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने अपने बलबूते पर उन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाया था और खुद सारा दिन घर में बैठकर सिलाई करती रहती थी। सिलाई भी मैंने मामी को देखकर सीखी थी। जब मैं घर में घर के सारे काम करती थी और मामी अपने कपड़े सिला करती थी तो मैं चुपके चुपके उनको देखती रहती थी और आज यही हुनर मेरे काम आ गया था। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी और इन 25 सालों में मैंने जैसे कई सालों का तजुर्बा हासिल कर लिया था। मेरे पति को तो जल्द से ही मेरे पति को तो जब से ही कैद की सज़ा हो गई थी। ये खबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर थी। मैंने उस वक्त ऊपर वाले के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी कि वो कभी जेल से बाहर ना आए, और जब मुझे पता चला कि उसे बहुत सालों की कैद की सज़ा हुई है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा संभल गए थे और मैंने उन्हें बताया था कि अब उनके पिता भी मैं हूँ और माँ भी मैं ही हूँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो मेरी तरह बहुत सब्र करने वाले और समझदार बच्चे थे। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि हमारे पिता ने हमारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। दिन गुजरने लगे थे। मैं सुबह सिलाई करने बैठती तो शाम तक सिलाई करती रहती थी। साथ साथ घर के काम भी चलते रहते थे और फिर शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि मैंने हाई स्कूल कर लिया था। न मुझे अपने गैर माता पिता की कोई खबर मिल सकी थी और ना ही मुझे अपने सगे माता पिता की कोई खबर मिल सकती थी। हालांकि मैंने खुद ही हर चीज़ से किनारा कर लिया था और सोचा कि जो भी बनूंगी मैं खुद ही बनूंगी, किसी का सहारा नहीं लूंगी। हालांकि सुमित्रा आंटी अक्सर मेरे पास और मेरे बच्चों के पास आकर हालचाल पूछती रहती थी। अकेली औरत का रहना एक बहुत ही मुश्किल काम था और इस सिलसिले में भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। कभी कोई मर्द फ्री होने की कोशिश करता तो कभी कोई मर्द बेवजह तंग करता था, और जिसे ये पता चले कि मैं अकेली हूँ तो एक बार कुछ लड़के मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए थे। लेकिन फिर मुझे शेरनी बनकर उन्हें बताना पड़ा कि एक औरत का शिकार करना इतना आसान नहीं है और ना ही उसे अपने जाल में फंसाना इतना आसान काम है। मैं वक्त से पहले मजबूत हो गई थी। मेरे बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे। मैं 27 साल की उम्र को पहुंची तो अपने पास अच्छी खासी जमा पूंजी अपना पेट काट काट कर मैंने जमा कर ली थी। दिन गुजरने लगे थे। मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी बहुत सी चाहतों को मारा था। तभी एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी।
उनके चेहरे की बनावट कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, और वो मेरे गले लग गई थी। मुझे पता चल गया था कि वो कौन है। वो औरत मेरी सगी माँ थी, जिन्होंने मुझसे हमेशा आंखें मोड़ ली थी और कभी पलटकर मेरे बारे में पूछा भी नहीं था। वो मुझसे मिलकर रोती रहीं, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश चेहरे से उनको देखती रही। उनके पहनने और ओढ़ने, यहाँ तक कि उनके हाथों में मौजूद जेवर से भी मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो किस तरह खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन मैं उनसे इम्प्रेस नहीं हुई थी। भला मैं उनके आने से कैसे खुश होती? इस औरत से मैंने जिंदगी में हमेशा ये शिकायत रखी कि आखिर उन्होंने मुझे ही बलि का बकरा क्यों बनाया था। लेकिन मैं चुप रही। तब उन्होंने पासपोर्ट निकालकर मेरे आगे बढ़ाया और कहने लगी कि सारे कागजात पूरे हैं, तुम हमारे साथ बाहर चलो। मैं उनकी शक्ल देखती रह गई थी। मुझे उन पर थोड़ा भी तरस नहीं आया था, जबकि उनके हाथों से पासपोर्ट लेकर मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप मुझसे मिलने आई हैं, यही बहुत है। लेकिन जिस तरह मैंने जिंदगी में परेशानियों को अकेले ही सहा है, आगे बढ़ने का फैसला किया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आप दोबारा यहाँ पर मत आना, क्योंकि आपकी बेटी, जिसे आपने अपने भाई और भाभी को गोद देकर बात खत्म कर दी थी, वो वहीं पर मर गई थी। अब आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई रहम नहीं आया था, न मेरे दिल में नरमी पैदा हुई थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सहा था उसका 1% भी उन्होंने नहीं सहा था। इसलिए मैं कैसे उनके साथ चली जाती। कुछ देर बैठी रही और फिर उठकर चली गई, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए। मेरा दिल रो पड़ा था, लेकिन मैं क्या करती? जो इंसान मेरे साथ मेरे बुरे समय में मौजूद नहीं था, मैं कैसे उन्हें अपने अच्छे समय में अपने पास आने की इजाज़त दे देती? दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक मैं रोती रही थी। तभी वो दरवाज़ा दोबारा बजा। दरवाज़ा खोला तो सामने सुमित्रा आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी, और उनके साथ उनका बेटा भी था, जो मुझसे उम्र में बड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। सुमित्रा आंटी अंदर आई और कहने लगी कि बस बहुत हो गया, तुमने अकेले ज़िंदगी बिता ली, अब हमें भी मौका दो अपनी सेवा का। तुम्हारी जैसी सब्र करने वाली लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, जिसने इतनी कम उम्र में ही अपनी सारी मुश्किल को खुलकर हल किया और आज गर्व से सर उठाकर जिंदगी बिता रही है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जब उन्होंने मेरे हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाई और उनके बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब तुम मना नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। हम एक नई जगह जाकर नए शहर में अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। मैंने कागजात पूरे कर लिए हैं, बस कुछ कानूनी कार्यवाही बची है। फिर मैं, मम्मी और तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ से हमेशा के लिए दूसरे देश जाकर रहने लगेंगे, जहाँ कोई गम नहीं होगा। ये सब कुछ मेरे लिए यकीन करने काबिल नहीं था। शायद मेरी उन प्रार्थनाओं का सिला था जो मैं अक्सर रात को उठकर मांगती थी। सुमित्रा आंटी के बेटे जैसा लायक और समझदार पति अगर मुझे पहले मिल जाता तो जिंदगी खुशहाल हो जाती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी। मेरे बच्चों ने मेरे पति से खूब दिल लगा लिया था, और अब मैं उनके साथ एक दूसरे देश में सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी के पलटते हुए समय पर हैरान होकर मुस्कुरा देती हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखनी थी, लेकिन बहुत से गमों से गुजार कर। अब सारे गम खत्म हो गए थे, और अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मेरी जिंदगी में शामिल हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।